हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग केंद्रक। केंद्रक जो है ये कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? जिस प्रकार से हमारे शरीर में दिमाग होता है, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को दिमाग नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से कोशिका में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है केंद्रक, है ना। तो यह भी क्या है, एक कोशिकांग है। इस कोशिकांग को पढ़ेंगे केंद्रक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस, केंद्रक। देखिए, केंद्रक की अगर हम खोज की बात कर लें कि भाई केंद्रक का खोज कौन किए थे, तो केंद्रक के खोज के विषय में अगर हम चर्चा करें तो कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक, और केंद्रक की खोज किए थे कौन, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे, वो दूसरे वैज्ञानिक थे, लेकिन केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, तो इसका नाम, अन्य नाम होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष। कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो केंद्रक होता है ये कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे अगर हम देख लेते हैं, एक संरचना इसमें क्या है, केंद्रिका ना। केंद्रिका की खोज के विषय में अगर हम चर्चा करें, केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोल सी संरचना पाई जाती है, केंद्रिका। तो केंद्रिका के विषय में यदि हम चर्चा करें, केंद्रिका जो होती है, इसको सबसे पहले देखे थे फोंटाना। सबसे पहले देखे थे कौन? फोंटाना नामक एक वैज्ञानिक थे। ये केंद्रिका को देखे थे अपने अध्ययन के दौरान। कौन देखे थे? फोंटाना। और इसमें दूसरी चीज क्या है, ये देखे थे 1781 में। 1781। अच्छा, अगर मैं ये बात पूछ लूँ, यह क्वेश्चन आ गया कि जो केंद्रिका है, केंद्रिका के विषय में व्याख्या कौन किए थे, तो केंद्रिका के विषय में व्याख्या किए थे स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक हैं। व्याख्या कौन किए थे? स्लाइडेन नामक एक वैज्ञानिक हैं जो क्या किए थे? व्याख्या। फोंटाना नामक वैज्ञानिक जो क्या किए थे? देखे थे केंद्रिका को ना। ये 1838 में किए थे व्याख्या, 1838 में। हाँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब केंद्रक संरचना है तो केंद्रक संरचना में गुणसूत्र का जो है ये जाल पाया जाता है। गुणसूत्र का जो जाल होता है, इस जाल को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जो गुणसूत्र के जाल को क्या बोले थे? क्रोमैटिन का जाल। फ्लेमिंग क्या बोले थे?
फ्लेमिंग ये बोले थे गुणसूत्र के जाल को क्या बोले थे? क्रोमैटिन कौन बोले थे गुणसूत्र के जाल को क्रोमैटिन? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं केंद्रक की स्थिति के विषय में। ये सारी इतनी जो चीज़ें बताई गई हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और दिमाग में सेट करके इसको रख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि केंद्रक की खोज के विषय में अगर चर्चा करें तो केंद्रक खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का जो अन्य नाम होता है वो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्यों है? क्योंकि जो कोशिका होती है, कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रिया, संश्लेषण की क्रिया, ये सारी जो भी क्रियाएं होती हैं ये केंद्रक के द्वारा ही होती हैं या केंद्रक ही उसे संचालित करता है। अगली चीज़, अगर केंद्रिका के विषय में चर्चा करें तो केंद्रिका क्या होती है? ये पाई कहाँ जाती है? केंद्रक के अंदर पाई जाती है। इसकी कोई कला नहीं होती है। अच्छा, इसको देखें तो सबसे पहले एक फोंटेना नामक वैज्ञानिक कब 1781 में। अगर हम ये बात पूछ लें, परीक्षा में आ जाए प्रश्न कि केंद्रिका की व्याख्या कौन किए थे, तो स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक किए थे केंद्रिका की व्याख्या। अगर ये प्रश्न आ जाए कि गुणसूत्र के जाल को क्रोमैटिन कौन बोले थे, गुणसूत्र के जाल को क्रोमैटिन फ्लेमिंग बोले थे, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक। आगे चर्चा करने वाले हैं केंद्रक की स्थिति के विषय में कि भाई केंद्रक की स्थिति किस प्रकार से होती है। पादप में केंद्रक कहाँ पर पाए जाते हैं? पादप की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। तो देख लेते हैं कि जो अधिकांश पादप होते हैं, अधिकांश पादप कोशिका, 3 ही पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा। अधिकांश पादप कोशिका में अधिकांश पादप की जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है केंद्र में, यानी उसके बीचों बीच में। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रारूप बना रहा हूँ, प्रारूप ये हो गया कोशिका का प्रारूप और बीच में मैं बना देता हूँ केंद्रक। ठीक, तो अधिकांश पादप की कोशिकाएं इस प्रकार से होती हैं जिनमें केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? मध्य में या केंद्र में। अधिकांश पादप कोशिका में कहाँ पर पाया जाता है? केंद्र में। केंद्र में। दूसरी चीज़ क्या देख लेते हैं कि जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों में केंद्रक कहाँ स्थित होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा, केंद्रक की स्थिति, हेडिंग बना देना चाहिए था, चलो बना देता हूँ। केंद्रक की स्थिति माने कि भाई केंद्रक कोशिकाओं में कहाँ पर पाया जाता है। तो अधिकांश जो पादप होते हैं, अधिकांश पादप में कहाँ पर? केंद्र में, यानी बीचों बीच पाया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें, दूसरी पॉइंट क्या है? ग्रंथि कोशिका में। अगर मैं बात कर लूँ ग्रंथि कोशिका की, तो ग्रंथ जो कोशिका होती है, ग्रंथ कोशिका में केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? आधार पर। ग्रंथ कोशिका में केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? आधार पर। आधार पर। ये तो इसका हो गया।
चलिए इसका भी प्रारूप बना देते हैं। इसका प्रारूप है इस प्रकार से। कोशिका है तो अगर ग्रंथि कोशिका है तो केंद्रक कहाँ पर पाया जाएगा? आधार पर, यानी नीचे की तरफ पाया जाता है। अच्छा, तीसरी चीज देख लेते हैं, परिपक्व पादप की कोशिका। परिपक्व पादप की कोशिका। अच्छा, परिपक्व पादप की जो कोशिका होती है, परिपक्व पादप की जो कोशिका होती है, इस कोशिका में केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो परिपक्व पादप होगा, यहाँ नीचे मैं चित्र भी बना रहा हूँ। परिपक्व पादप की जो कोशिका होगी, इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें बहुत बड़ी सी रिक्तिका होती है, खाली स्थान। तो परिपक्व पादप की जो कोशिका होती है, सभी लोग जानते हैं कि परिपक्व पादप की जो भी कोशिका होगी उसमें रिक्तिकाएं बड़ी, या पादप की जो कोशिका होती है उसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है ना। तो जो परिपक्व पादप होगा उसमें रिक्तिका काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक होता है वो एक ओर हो जाता है। केंद्रक जो होगा वो एक ओर हो जाता है। ठीक, परिपक्व पादप की कोशिका में कहाँ पर होता है केंद्रक? एक ओर। एक ओर का क्या मतलब? किसी भी किनारे पर यह केंद्रक खिसककर स्थित हो जाता है। तो ये तीनों बात ध्यान में रखिएगा कि भाई अधिकांश जो पादप होते हैं इनमें केंद्रक क्या होते हैं? मध्य में ही पाए जाते हैं। अगर ग्रंथियों की बात करें, ग्रंथि कोशिका की बात कर लें, तो ग्रंथि कोशिका में केंद्रक कहाँ पर पाए जाते हैं? आधार पर, जैसा चित्र में दिख रहा होगा। चित्र में सिर्फ केंद्रक को ही दिखाया गया है ना, केंद्रक की स्थिति को ही दिखाया गया है। अच्छा, अगर परिपक्व पादप की कोशिका में बात कर लें तो क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रसधानी पाई जाती है, और रसधानी बड़ी होने के कारण क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो किसी न किसी एक ओर स्थित हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। अगली टाइप आपकी होने वाली है केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। कभी पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि भाई कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। लेकिन आज पढ़ने वाले हैं केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो ये भी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जिनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जिसमें दो केंद्रक पाया जाता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जिसमें तीन केंद्रक पाया जाता है, तीन या तीन से अधिक, है ना। तो वो बहुकेंद्रकी कोशिका हो जाएगी। ठीक, तो ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। तो देख लेते हैं किन किन जीवों में कितनी कितनी कोशिकाएं या कितने कितने केंद्रक पाए जाते हैं, एक कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं किस जीव में। ठीक, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक केंद्र की कोशिकाओं के विषय में चर्चा करूँगा। पहला नंबर है
एक केंद्रकीय कोशिकाएं एक केंद्रकीय कोशिकाएं यानी क्या, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक ही केंद्रक पाया जाता हो, वो कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? एक केंद्रकीय कोशिकाएं, है ना। अच्छा, बात यहाँ पर चल रही है कि एक केंद्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक। तो अधिकांश पादप एवं जंतु, अधिकांश पादप एवं जंतु, देखिए अधिकांश पादप एवं जंतु की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक ही केंद्रक देखने को मिलता है, ठीक। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं, द्विकेंद्र की कोशिकाएं। द्विकेंद्र की कोशिकाएं यानी कि द्विकेंद्र की कोशिकाओं का मतलब क्या है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें एक से अधिक या दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका होती है, किसकी कोशिका होती है, ये चीज़ देख लेते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं यकृत की, यकृत हो गया, पैरामीशियम हो गया, यकृत, पैरामीशियम और कुछ कवक। याद रखिएगा कि यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दो केंद्रक होता है। पैरामीशियम तो एक ही कोशिका होती है। तो पैरामीशियम संरचना देखे भी होंगे, देख लीजिए। संरचना इसकी कुछ इस प्रकार से होती है। तो एक केंद्रक जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, एक केंद्रक ऐसा पाया जाता है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं ना। संरचना इस प्रकार से होती है कुछ। अब संरचना बनाने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि पैरामीशियम तो हमारा यहाँ पर विषय चल नहीं रहा है, यहाँ पर विषय चल रहा है केंद्रक। तो केंद्रक को ही देखिएगा। जब पैरामीशियम पढ़ाएंगे तो पैरामीशियम बहुत अच्छे से बनाकर समझाएंगे। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से पैरामीशियम की संरचना होती है, और इस संरचना में एक केंद्रक इधर तरफ इस साइड में होता है और एक केंद्रक इस साइड में होता है। यहाँ पर जो होता है वो बड़ा केंद्रक होता है और नीचे क्या होता है, छोटा केंद्रक होता है ना। तो पैरामीशियम में कुल कितने केंद्रक होते हैं? दो। और इसी के साथ साथ में कुछ ऐसे कवक भी होते हैं जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है क्या? बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं। बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं। बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं का क्या मतलब? बहुकेंद्रकीय जो कोशिकाएं होती हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रक जो होते हैं ये 3 पाए जाएंगे या 3 से अधिक पाए जाएंगे ना। बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रक 3 पाए जाएंगे या 3 से अधिक पाए जाएंगे, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे भी जीव हैं जिनमें क्या होता है
केंद्रकों की, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या क्या होती है, 3 या 3 से अधिक होती है। कैसे होती है इसको भी दिखाऊंगा मैं। तो पहले जीव का नाम लिख लीजिए, राइजोपस और प्लाज्मोडियम। क्या है, राइजोपस और दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये जो राइजोपस हैं, जो प्लाज्मोडियम हैं, इनकी जब कोशिकाएं विभाजित होती है ना, तो कोशिकाएं विभाजित होने से पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है। इनका जब केंद्रक विभाजित होता है, तो केंद्रक विभाजित होने के साथ साथ जब इसकी कोशिका विभाजित होगी तो होना क्या चाहिए कि एक केंद्रक को लेकर एक आवरण बन जाए, कोशिका भित्ति बन जाए और वो कोशिका अलग हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि केंद्रक तो विभाजित होंगे लेकिन उन पर कोशिका भित्ति नहीं होती। जैसे मान लो ये है एक प्लाज्मोडियम की संरचना, ठीक। अब यहाँ से प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि कोई एक केंद्रक, अब ये विभाजित होगा, केंद्रक विभाजित हुआ, ये 1 से हो गया 2। विभाजित होने के बाद अब होना क्या चाहिए कि ये जो इसका आवरण प्लाज्मोडियम का है, वो आवरण इसको इस प्रकार से घेर कर क्या कर ले, मैं बना देता हूँ। ये आवरण जो है इस प्रकार से घेर कर क्या कर दे, दोनों कोशिकाओं, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से जब आवरण घेरेगा तो ये वाली कोशिका अलग हो जाएगी, ये वाली कोशिका अलग हो जाएगी ना। लेकिन होता क्या है, इनमें कोशिका भित्ति जो होती है या कोशिका झिल्ली जो भी है, ये क्या करती, इन्हें घेरती नहीं है ना। और जब घेरेगी नहीं तो 1 से 2 केंद्रक, फिर इस प्रकार से केंद्रक की संख्या बढ़ती चली जाती है ना। इस प्रकार से केंद्रक की संख्या बढ़ती चली जाती है। और प्लाज्मोडियम से एक बात याद आई, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग का नाम सुने हैं ना, मलेरिया रोग, ये प्लाज्मोडियम से ही होता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज की लार में पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम। जब वह मच्छर हमें काटता है, कोई भी संक्रमित मच्छर हो जिसके अंदर क्या हो, प्लाज्मोडियम हो, या वह प्लाज्मोडियम से संक्रमित है, तो जैसे ही वो हमें काटता है, काटने के दौरान क्या होता है, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद वह क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और जब अपनी संख्या को बढ़ा लेगा तो हम लोग क्या करते हैं, बुखार का अनुभव करने या मलेरिया रोग का अनुभव करने लगते हैं, या रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से, या ये जो भी देखे हैं, इन विधियों से क्या होता है कि जो कोशिका, एक ही कोशिका रहती है लेकिन उसमें केंद्रक बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात होता क्या है कि वो कोशिका बहुकेंद्र की हो जाती है, ठीक। अब अगर हम केंद्रक की परासंरचना की बात कर लें, तो परासंरचना क्या होती है केंद्रक की, कुल 4 इसमें संरचनाएं होती हैं। संरचनाओं को देख लेते हैं, कैसे कैसे संरचना है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये वीडियो होने वाला थोड़ा सा बड़ा, इसमें देखेंगे क्या, केंद्रक की परासंरचना। केंद्रक की परासंरचना, केंद्रक की परासंरचना क्या होता है। केंद्रक की परासंरचना यानी कि जो केंद्रक का निर्माण हुआ है, कोई भी कोशिका हो, इस कोशिका में ये जो केंद्रक का निर्माण हुआ है, ये केंद्रक का निर्माण, इस केंद्रक का निर्माण कैसे हुआ है,
ये चीज़ें देखेंगे केंद्रक की परासंरचना के अंतर्गत। ठीक, तो जिस प्रकार से कोशिका जो होती है ये कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है, कोशिका कला से घिरी हुई होती है, उस प्रकार से जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक भी किससे घिरा हुआ रहता है? केंद्रक कला से, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक आवरण या केंद्रक कला। केंद्रक आवरण या केंद्रक कला। केंद्रक आवरण या केंद्रक कला। अच्छा, ये जो केंद्रक आवरण या केंद्रक कला होता है पहले चित्र में समझ लीजिए। देखिएगा, थोड़ा सा मैं अलग अलग कलर से क्या करता हूँ, इसमें भरता हूँ। ये हो गया ब्लू कलर में। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से भर देता हूँ। ब्लैक कलर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो बॉक्स दिखाई, एक तो केंद्रक कला है, एक है कोशिका कला। ये बाहर का जो आवरण है, ये बाहर का आवरण है कोशिका कला। अंदर देखिए एक छोटा सा गोला बनाया हुआ है जो केंद्रक है, वो क्या है? केंद्रक कला। ये जो इस पर जो आवरण है ये है केंद्रक कला। ठीक, अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि जो केंद्रक कला है ना, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलने नहीं देता है। केंद्रक कला जो होती है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलने नहीं देती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि केंद्रक कला केंद्रक कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलने नहीं देती। अगर यहीं पर सोचिए, खुद से सोचिए कि अगर यहीं पर केंद्रक कला ना होती तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में घुल मिल जाते, तो उसमें ये पहचानना मुश्किल हो जाता कौन सा कोशिका द्रव्य कौन सा केंद्रक द्रव्य है ना। ये आपस में मिले हुए रहते। केंद्रक कला होने की वजह से ये दोनों द्रव्य अलग अलग रहते हैं। ठीक, हाँ, दूसरी चीज़ है कि ये जो केंद्रक द्रव्य है और ये जो कोशिका द्रव्य है ना, इनमें क्या होता है? अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे केंद्रक में केंद्रिका होती है जो आरएनए का संश्लेषण करती है ना, और यहाँ पर भी क्या होता है? ये लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो जब पोषक तत्व यानी ऊर्जा की जब इसे आवश्यकता होती है केंद्रक को, तो ऊर्जा अंदर चली जाती है। वहाँ से अगर कोई चीज़ केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य को आवश्यकता होगी तो केंद्रक से निकल कर वो आ जाएगी कोशिका द्रव्य में, है ना। यानी कि जो केंद्रक कला होती है ये कुछ पदार्थों का आदान प्रदान भी करती है। दूसरी चीज़ मैं लिख देता हूँ क्या कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान। पदार्थों का आदान प्रदान। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का
आदान प्रदान भी कौन करती है? कोशिका कला के माध्यम से ही, केंद्रक कला के माध्यम से ही होता है। केंद्रक कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, तो किन पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है? ये जो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, किन पदार्थों का ना, होते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु है, आयन है, प्रोटीन है, आरएनए है। ध्रुवीय अणु, आयन, प्रोटीन, आरएनए। फिर से देखिएगा एक बार फिर से, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है। कौन करती है? केंद्रक कला। किन पदार्थों का आदान प्रदान करती है? ध्रुवीय अणु का आदान प्रदान करती है, आयन का आदान प्रदान करती है, प्रोटीन का आदान प्रदान करती है, और आरएनए आदि आदि। इन सब चीज़ों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? भाई यहाँ से जाना है केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य से जाना है केंद्रक द्रव्य में, तो किसके माध्यम से जाएंगे? केंद्रक कला के माध्यम से। केंद्रक द्रव्य से आना है कोशिका द्रव्य में, तो किसके माध्यम से आएंगे? केंद्रक कला के माध्यम से आएंगे। ठीक, इसमें अगली चीज़ देख लेते हैं क्या है कि जो ये केंद्रक कला होती है ना, केंद्रक कला, तीसरी चीज़ क्या है कि केंद्रक कला या केंद्रक का जो आवरण होता है ये डबल लेयर का होता है, यानी 2 झिल्लियों का आवरण होता है। यह 2 झिल्लियों का आवरण होता है। यह 2 झिल्लियों का आवरण होता है, डबल लेयर होती है यहाँ पर। डबल लेयर होती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगली चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगली चीज़ है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जब कोशिका द्रव्य पढ़ाया गया था तो उसी समय केंद्रक द्रव्य को भी पढ़ा दिया गया था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं केंद्रक द्रव्य क्या होता है तो जाकर कहाँ पर पढ़ सकते हैं? केंद्रक द्रव्य को पिछली वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं ना। चल रहा था केंद्र की परिसंरचना, केंद्रक की परिसंरचना। इसमें पहली पॉइंट थी केंद्रक कला। केंद्रक कला और दूसरी पॉइंट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को पहले ही पढ़ा दिया गया है कोशिका द्रव्य के साथ में ही, तो इसको वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा। वैसे थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ जैलीनुमा होता है, चिपचिपा सा होता है, वही द्रव्य क्या होता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसमें प्रोटीन, आरएनए के अणु पाए जाते हैं। ठीक, अगली चीज़ है केंद्रिका। नंबर 3 है केंद्रिका। तो केंद्रिका के विषय में हम चर्चा जब करेंगे, केंद्रिका क्या है? केंद्रिका है केंद्रक का ही एक भाग केंद्रिका है। क्या है कि केंद्रक का एक भाग क्या है? केंद्रिका है। पहला भाग है केंद्रक कला, दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य और तीसरा भाग है केंद्रिका। तो केंद्रिका के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, इसमें दिया गया है
प्रायः केंद्रक में, हाँ, तो जो भी केंद्रक होता है, केंद्रक में बड़ी एवं गोलाकार संरचना होती है। कोई भी केंद्रक हो, जैसे यहाँ पर इस संरचना में, या इसको मिटा ही देता हूँ, एक कोशिका बनाता हूँ, कोशिका का प्रारूप, उसमें समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। ये है केंद्रक। ये जो केंद्रक है इसमें बड़ी सी एक गोलाकार संरचना होगी, है ना। और बड़ी सी ये जो गोलाकार संरचना होती है, इसी संरचना को कहते हैं केंद्रक। यही करती है आरएनए का संश्लेषण। यही जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका ही आरएनए का संश्लेषण करती है। ठीक, तो इसमें पहले पॉइंट क्या थी, प्रायः केंद्रक में बड़ी गोलाकार संरचना होती है। प्रायः केंद्रक में बड़ी गोलाकार संरचना, प्रायः केंद्रक में बड़ी गोलाकार संरचना क्या होती है, केंद्रिका होती है। ठीक, इसकी खोज किए थे, खोज क्या, एक बोमेन नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था, बोमेन। बोमेन ने क्या किया था कि 1840 में से न्यूक्लियोलस 1840 न्यूक्लियोलस, ठीक। बोमेन नामक जो वैज्ञानिक हैं, ये क्या किए थे कि 1840 में ये प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान इन्होंने क्या कहा, ये जो केंद्रिका है, केंद्रिका को इन्होंने न्यूक्लियोलस नाम दिया था। 1840 में क्या किए थे, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस नाम दिए थे। बोमेन 1840 में केंद्रिका को न्यूक्लियोलस नाम दिए थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर से एक बार बताता हूँ कि बोमेन क्या किए थे 1840 में, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस नाम दिए थे। अच्छा, इसकी एक विशेषता यह भी है केंद्रिका की कि ये जो केंद्रिका होती है, ये किसी भी आवरण से घिरी नहीं होती। किसी भी आवरण से घिरी नहीं होती। केंद्रिका जो होती है, ये किसी प्रकार के आवरण से घिरी नहीं होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक, और इसमें जो है अधिक मात्रा में आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन। इसे मैं लिख देता हूँ कि इसमें अधिक मात्रा में आरएनए व प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए व प्रोटीन पाया जाता है। जो केंद्रिका होती है वो किसी भी प्रकार के आवरण से घिरी नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अधिक मात्रा में आरएनए व प्रोटीन, ये दो चीज़ें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा, ये केंद्रिका का निर्माण जब केंद्रक में होता है तो किस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। केंद्रिका में या केंद्रक में केंद्रिका का निर्माण जब होता है, उस समय किस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय कैल्शियम नामक तत्व की सबसे ज़्यादा
आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके निर्माण में कैल्शियम आयन की अति आवश्यकता होती है। किसके निर्माण में? केंद्रिका के निर्माण में कैल्शियम आयन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब अगली चीज़ है क्रोमैटिन जालक। अगला नंबर है क्रोमैटिन जालक कि भाई क्रोमैटिन जालक क्या होता है। धीरे धीरे कोर्स का जो चैप्टर है ये ख़त्म भी होने वाला है। कुछ चीज़ें और बची हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। चौथे नंबर पर क्रोमैटिन जालक। क्रोमैटिन जालक ये क्या होता है? क्रोमैटिन जालक, अच्छा, क्रोमैटिन जालक के विषय में एक बार बताया भी गया था। आज फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि क्रोमैटिन जालक होता क्या है। कि जब हम केंद्रक को देखते हैं, केंद्रक की संरचना को देखते हैं, केंद्रक द्रव्य को देखते हैं, तो उस समय केंद्रक द्रव्य में धागे के समान पतला पतला जाल बना हुआ होता है, या ऐसा लगता है कि ये जो जाल बना हुआ है ये किसका है? धागे का ही है। उसी जाल को क्रोमैटिन जालक के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें क्या है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर क्या हो जाते हैं? रिबन नुमा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर रिबन नुमा हो जाते हैं। क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर रिबन नुमा हो जाते हैं। ठीक, और ये जो कोशिका क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर रिबन नुमा हो जाते हैं, इसी संरचना को हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर रिबन नुमा हो जाते हैं, इसी संरचना को किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, क्रोमोसोम्स। तो यहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, जिसमें से 2 कैसे होते हैं? 2 लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं। ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि भाई जो केंद्रक है, केंद्रक के कार्य क्या हैं, है ना। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के कार्य, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य, केंद्रक के कार्य, है ना। तो इसका पहला कार्य क्या है? अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण।
इसका पहला कार्य है आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण। आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण, तो जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो जनक से उसकी संतान में जाते हैं ना, इनका स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? केंद्रक के माध्यम से ही होता है। क्योंकि जब कोश का विभाजन होता है तो कोश का विभाजन के दौरान सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक के विभाजन से पहले जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, इनका द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन होता है ना। तो इस प्रकार से आनुवांशिक लक्षण बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद फिर केंद्रक बढ़ जाता है, केंद्रक के बाद कोशिका बढ़ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो केंद्रक होती है आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। दूसरा नंबर है कोशिका की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। दूसरा है कोशिका की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। यानी कि कोशिका में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं। इन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। जैसे जब कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये पोषक तत्वों से क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं ना। ये उपापचय क्रिया हो गई। इसको नियंत्रित करना या कितने ऊर्जा का निर्माण करना, ये कौन करता है? ये केंद्रक ही करता है। अगली चीज क्या है? तीसरे नंबर पर संरचनात्मक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संरचनात्मक प्रोटीन के संश्लेषण का निर्देशन। संश्लेषण का निर्देशन। जो संरचनात्मक प्रोटीन होती है, इसका किस प्रकार से संश्लेषण किया जाए, किस प्रकार से उसे संश्लेषित किया जाए, इसका निर्देशन कौन करता है? केंद्रक ही करता है। अगला चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है? डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन। डीएनए के द्विगुणन का क्या मतलब होता है? एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण, यही होता है डीएनए का द्विगुणन। तो ये कार्य कौन करता है? ये करता है केंद्रक। ठीक, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण, तभी तो केंद्रक विभाजित होगा, या जो भी लक्षण होंगे वो संतति में जाएंगे। अगला है केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, ये दोनों अम्ल ही हैं। अच्छा, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रिका कहाँ पर होती है? केंद्रिका हमारे केंद्रक में ही होती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।